नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आप लोगों के बीच कुछ एक बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और आज के मुख्य बिंदु रहेंगे। पहला बिंदु है पहली बार टैक्स के दायरे में डिसेबल्ड सोल्जर्स। पहली बार, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पहली बार टैक्स के दायरे में होंगे डिसेबल्ड सोल्जर। जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही हो उनको अब देना होगा टैक्स। नंबर 2, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें। बीमा हुआ 15 लाख का, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार से वो क्लेम कर सकते हैं, आगे वीडियो में चर्चा करूंगा। 3 नंबर, रिजर्विस्ट पेंशनर्स परेशान, करें तो करें क्या। जिन सैनिकों को रिजर्विस्ट पेंशन मिल रही है उनकी न्यूनतम बेसिक बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, वो परेशान हैं, आगे वीडियो में चर्चा करूंगा। चौथा पॉइंट है एमएसपी का मुद्दा, हो सकता है 8th सीपीसी में समाधान, आगे वीडियो में चर्चा करूंगा। पांचवा, डीए हुआ कंफर्म। एआईसीपीएन उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर डीए कंफर्म 60% मिलने की उम्मीद। छठवां, 8th सीपीसी में न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर के हो सकती है 54,000, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अगर इस प्रकार से न्यूज आती रही तो मान लीजिएगा आपका फिटमेंट फैक्टर बहुत अच्छा रहेगा। 7th, एफएमई का एरियर नहीं मिला तो करें सीपी ग्राम पर शिकायत। सीपी ग्राम पर शिकायत करने पर मिल रहा है समाधान और मिलेगा एरियर भी। के वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि आज के टॉपिक में आपके भी प्रश्न का जवाब मिल सकता है। आप जिन प्रश्नों को लेकर के परेशान रहते हैं उनका जवाब आज के वीडियो के माध्यम में मिल जाएगा। एक एक करके मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उन भाइयों से भी निवेदन करूंगा जो मेरे चैनल को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, कृपया करके यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न है पहली बार टैक्स के दायरे में डिसेबल्ड सोल्जर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पहली बार 1922 से लेकर के अब तक के इतिहास में पहली बार डिसेबल्ड सोल्जर को डिसेबिलिटी पेंशन पर देना होगा टैक्स। एक और नई खबर निकल करके सामने आ रही है, मैं आप लोगों को अपडेट किए देता हूं। Only persons who are formally invalidated out of service due to injuries attributable to or aggravated by military duty will retain full tax exemption। ये खबर निकल करके आई है सूत्रों के हवाले से। इसमें कहा गया है यदि मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा आपको इनवैलिड आउट करके घर भेजा गया है, ऐसी कंडीशन में उस डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा बाकी की जो भी कंडीशन है उनमें आपको टैक्स देना ही होगा, चाहे आप सर्विस पेंशन ले रहे हो या डिसेबिलिटी पेंशन, सभी पर टैक्स लगेगा। सिर्फ इनवैलिड आउट के केस में आपको डिसेबिलिटी पर, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा। ये दूसरा प्रश्न है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें। बीमा हुआ 15 लाख। एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस ने एक लेटर जारी करके ये बात कही है। एजीआई भवन के द्वारा 1 जनवरी 2026 को एक लेटर जारी करके ये बात कही गई है कि अब आपका एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बढ़ा करके कर दिया है 15 लाख से 30 लाख। 1 अप्रैल 2025 के बाद में, 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी सैनिक भाई रिटायर्ड हो रहे हैं जेसीओर और अदर रैंक से 1,20,000 का वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम दिया जाता है और बदले में उसको 15 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आने वाले 30 सालों तक या 75 साल एज होने तक किसी सैनिक के साथ कोई दुर्घटना होती है, आकस्मिक निधन होता है, उस कंडीशन में 15 लाख रुपए का बेनिफिट उनके परिवार को मिल सकता है। ऑफिसर्स जिनका प्रीमियम वन टाइम 1,60,000 रुपए काटा गया है, सॉरी, जिनका प्रीमियम 2,75,000 रुपए काटा गया है, उनको 30 लाख रुपए इसका एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के तहत मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस क्लेम को लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है ये जरूर आपको जान लेना चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और पढ़ करके भी सुना रहा हूं। यदि आप नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी हैं तो आपको ओरिजिनल एक्सटेंडेड इंश्योरेंस जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिखाना होगा, साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा, कैंसिल चेक लगाना होगा जिसमें परिवार का जो क्लेम कर रहा है उसका नाम दर्ज होना चाहिए। यदि ये अवेलेबल नहीं है तो पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी से भी काम चल सकता है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार, कॉपी ऑफ पैन, ये सब आप लोगों को लगाना होगा। साथ में आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कोई सा भी ऐसा मोबाइल नंबर जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सके, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको देना होगा।
तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। यदि आप नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी नहीं हैं, अदर पर्सन हैं, आप उनके परिवार के हैं, तो आपको एक और एफिडेविट की आवश्यकता पड़ सकती है। वो एफिडेविट क्या होगा, आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एफिडेविट किस प्रकार से बनवाना है। तीसरा प्रश्न है, रिजर्विस्ट पेंशनर्स परेशान करें तो करें क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रिजर्विस्ट पेंशनर्स, आप लोगों ने यदि नहीं सुना होगा तो बहुत सारे हमारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको नौकरी से बाहर निकाला गया था। कहा गया था कि आप एक्स्ट्रा हैं, यानी कि आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए उनको ये कह के घर भेजा गया था कि अभी आप घर जाइए, भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा, परंतु उनको कभी बुलाया नहीं गया। 10 साल, 12 साल, 14 साल ऐसे नौकरी करने के बाद भी उन्हें फुल पेंशन नहीं है, बल्कि रिजर्विस्ट पेंशन मिल रही है। रिजर्विस्ट पेंशन ऐसी कि जो जिससे उनको उनकी जिंदगी का गुजारा नहीं चल रहा है। अब बताइएगा इसमें किसकी गलती है? रिजर्विस्ट पेंशनर्स जब वो भर्ती हुए थे तब अपने ये सपना लेकर के भर्ती हुए थे कि वो इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, देश की रक्षा करने के साथ साथ उनके जीवन का भरण पोषण, उनके परिवार का भरण पोषण उनकी सैलरी से होता रहेगा। परंतु अचानक से 10 साल, 11 साल सर्विस होने के बाद में उन्हें निकाल दिया जाता है, ये कह करके कि आप अतिरिक्त हैं, और उन्हें मात्र 9,000 रुपए बेसिक दी जा रही है। क्या आप बताइएगा, आज की महंगाई के दौर में 9,000 बेसिक में काम चल सकता है क्या? आज वो पेंशनर परेशान है। किसी भी प्रकार का वन रैंक वन पेंशन में उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं होता है। उनकी सैलरी कहें, पेंशन कहें, फिक्स कर दी गई है। 9,000 रुपए तो 9,000 रुपए, इससे बढ़ेगा नहीं। जब भी पे कमीशन आएगा तो उसमें पे कमीशन में जरूर इनकी न्यूनतम सैलरी पर, न्यूनतम पेंशन पर विचार किया जाएगा। इससे पहले कोई भी रिवीजन संभव नहीं है। कहीं ना कहीं ये रिजर्विस्ट पेंशनर्स के साथ अन्याय है, क्योंकि ये अपनी उम्मीद लेकर भर्ती हुए थे भारतीय सेना में, और उन्हें अचानक से बीच में ही बाहर निकाल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कहकर कि आप अतिरिक्त हैं। अब जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है तो कम से कम उनको पेंशन तो फुल पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके साथ ये कहीं ना कहीं भेदभाव है। अगला प्रश्न है, एमएसपी का मुद्दा, 8 सीपीसी में होगी बढ़ोतरी, डिफरेंस फिर भी रहेगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के हमारे सैनिकों ने, एक्स सर्विसमैन ऑफ सोसाइटी ने कोर्ट केस कर रखा है, जिस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आ पाया है। परंतु एक रास्ता जरूर है, हो सकता है 8 सीपीसी में इसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं कि 8th पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे को 25 से 35% तक बढ़ाया जाएगा। और यदि 8 सीपीसी में एमएसपी को बढ़ाया जाता है तो आने वाले दिनों में उम्मीद बहुत कम बचती है कि एमएसपी में कोई बढ़ोतरी हो। हमारे सैनिक इसकी मांग को लेकर के लगातार कोर्ट केस कर रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे को इक्वल किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर ओआर रैंक प्लस जो एक एमएनएस, जो आपने देखा होगा कि आर्मी में होती हैं एमएनएस प्लस ऑफिसर, इन सभी में मिलिट्री सर्विस पे में भेदभाव किया गया है। ओआर को 5200, एमएनएस को 10,000 और ऑफिसर्स को 15,000 कुछ करके। सैनिकों की मांग है मिलिट्री सर्विस पे के नाम पे सभी को इक्वल एमएसपी होनी चाहिए, भले ही बेसिक में और अन्य अलाउंसेस में डिफरेंस बना रहे, परंतु मिलिट्री सर्विस पे यदि जोखिम को देखते हुए दी जा रही है तो ये सभी की समान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, डीए हुआ कंफर्म, एआईसीपीएन तय करते हैं 60% डीए। इस बार के एआईसीपीएन के आंकड़ों में 2% की वृद्धि देखने को मिली है, और इस 2% की वृद्धि कहें तो अभी तक हमारा जो महंगाई भत्ता तो वो 58% था, और एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर ये 2% की वृद्धि हुई है। तो हमारा महंगाई भत्ता आने वाले दिनों में 1 जनवरी 2026 से जो लागू है वो बढ़कर के 60% हो सकता है। अभी फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हुई है। अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसकी घोषणा के साथ ही आपको एरियर भी मिल जाएगा, और इसी अप्रैल से ही आपका 60% के हिसाब से सैलरी और पेंशन कैलकुलेट होके आने लगेगी। छठवां प्रश्न है, 8 सीपीसी में न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपए से बढ़कर के उम्मीद है कि 54,000 हो जाएगी। जैसे कि प्रत्येक, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, प्रत्येक पे कमीशन में न्यूनतम सैलरी रखी जाती है। न्यूनतम सैलरी कितनी होगी? जिनका पे लेवल 1 है, 2 है, उनका न्यूनतम सैलरी कितना होगा? न्यूनतम सैलरी यहाँ पर 18,000 रुपए दिखाई गई, और 18,000 से बढ़कर के यहाँ पर दिखा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि 54,000 तक हो सकती है, यानी कि 18 या 54।
3 गुना वृद्धि दिखा रहे हैं। अगर इस प्रकार की वृद्धि होती है तो निश्चित मान लीजिएगा बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता है। परंतु ये लागू हो जाए तब है। उम्मीद तो यहां पर बहुत कम की है कि 2.0 से भी कम फिटमेंट फैक्टर लागू होने की बात कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से हो रही है, सूत्रों से पता चल रही है। परंतु कुछ एक खबरों में ये बात भी निकल करके आ रही है कि न्यूनतम जो सैलरी और पेंशन है वो 18,000 से बढ़कर के 54,000 हो जाएगी, यानी कि 3 गुना की वृद्धि दिखा रहे हैं। तो मतलब सीधा सीधा है कि 3.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होने की उम्मीद है। आपकी बेसिक कितनी है उसमें 3.0 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना निकल करके आए वो इस सीपीसी में आपकी न्यूनतम बेसिक होगी। अगला 7वां प्रश्न है, एफएमई का एरियर नहीं मिला तो समाधान कैसे करें? सीपी ग्राम एक सबसे सरल और आसान उपाय है। घर बैठे अपने मोबाइल से सीपी ग्राम पर एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को शिकायत डाल दीजिए सीपी ग्राम के माध्यम से, और उसमें लिख दीजिए कि जब से आप रिटायर्ड हुए हैं तब से लेकर के आज तक ना ही आपने ईसीएचएस का कार्ड बनवाया है और ना ही किसी भी प्रकार का आपने मेडिकल फैसिलिटी ली है, और साथ में आपने एफएमए भी नहीं लिया है। तो उस कंडीशन में आपको एफएमए लागू है, और एफएमए के साथ साथ आपको एरियर मिलने की भी संभावना है। परंतु एरियर के संबंध में कुछ एक शर्तें हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, और इसको अधिक जानकारी चाहिए हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम सैनिकों को इस एफएमए का एरियर मिल पाता है, परंतु सीपी ग्राम पर यदि शिकायत डालेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। आजकल सीपी ग्राम पेंशनर्स के संबंध में रामबाण सिद्ध हो रहा है। सीपी ग्राम पर घर बैठे किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी विभाग से रिलेटेड समस्या है, तो आप सीपी ग्राम पर शिकायत डाल दीजिए, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। और यदि सीपी ग्राम डालने में कोई भी असुविधा हो रही है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मेरी मदद ले सकते हैं। मैं आपको गाइड अवश्य करूंगा। जो रक्षा पेंशनर्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप में रिप्लाई मिल जाएगा। मैं एक वीडियो का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि सीपी ग्राम पर शिकायत कैसे डालनी है। पुनः आप लोगों को प्रणाम करते हुए अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।